नमस्कार मित्रों, युद्ध कभी साहित्य का अंग सीधे रूप में नहीं बनता, लेकिन हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो, परेशानी भी हो सकती है इस बात से कि अनेक मामलों में युद्ध की संवेदनशील परिणतियों ने साहित्य में ऐसे अध्याय जोड़े हैं जिनका वाकई कोई सानी नहीं मिलता। और लगता है कि ये संवेदनाओं से भरी हुई कथा, चाहे वो युद्ध भूमि की हो, चाहे वो धर्मवीर भारती का अंधा युग हो, चाहे कनुप्रिया के अंतिम अध्याय हो, या फिर युद्ध की अनेक जो गाथाएं हैं, अमानुषिक गाथाएं, उन पर आधारित सामग्री हो, वो सारी की सारी साहित्य का एक अंग बन जाती है, इसलिए कि उसमें संवेदनशीलता जो है वो ऐसी कुनमुनाती है कि भीतर तक आदमी को झंझोड़ती रहती है। आज जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ वो कहानी भी वस्तुतः ऐसी संवेदनशीलता पर आधारित है। ये कहानी नहीं है, एक सत्य कथा है। मित्रों, कभी आप अनुमान लगा नहीं सकते कि 46 साल बाद कोई व्यक्ति, कोई सैनिक अधिकारी अपराध बोध की भावना से ग्रस्त होकर एक पत्र डाले और पत्र में अपने जो गुनाह है वो कबूल करे। ये घटना एक पाकिस्तानी एयर पायलट की है। बड़ी अजीब एक घटना है जिसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अगर ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो ज़िंदगी सार्थक हो जाती है। किसी भी देश की ज़िंदगी भी सार्थक हो जाती है अगर उसमें बहुतायत ऐसे लोगों की हो। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुतायत में ऐसे लोग नहीं होते। मैं जो आज जिक्र कर रहा हूँ ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक पायलट है, कैस हुसैन। कैस हुसैन ने 46 वर्ष बाद एक घटना के बारे में उसमें अपनी भूल का एहतराम करते हुए, भूल को स्वीकार करते हुए उसने एक पत्र डाला। और उस पत्र की जो गाथा है वो इस तरह से है कि 1965 का वर्ष था, तनाव था, भारत पाक युद्ध आरंभ होने से पहले का तनाव, लेकिन तनाव था। उस तनाव के माहौल में कच्छ के क्षेत्र में एक भारतीय विमान उड़ता हुआ पाकिस्तानी सेना के राडार पर नज़र आया। और पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने, जिसका नाम जो मैंने ज़िक्र किया है कैस हुसैन ने भारतीय विमान को जब देखा कि ये उड़ रहा है और उसे लगा कि जैसे ये पाकिस्तान की ओर आएगा और न जाने क्या करेगा सीमा क्षेत्र में आकर, उसने उस विमान को मार गिराया। उस विमान में भारतीय पायलट तो था ही, पायलट का नाम था, भारतीय पायलट का नाम ये था जहांगीर इंजीनियर। और उसमें तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री भी सवार थे, बलवंत राय मेहता, कुछ और लोग भी थे महत्वपूर्ण, लेकिन सारे के सारे नागरिक सवार थे। उसमें कोई भी सैनिक अधिकारी बीच में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था, उसमें यात्रा नहीं कर रहा था। अब उससे, कैस हुसैन से यही गलती हुई कि उसने इस आशंका से कि हो सकता है कि ये एक जासूसी या टोही विमान हो, उसने उस विमान को मार गिराया। जब उसको पता चला इसमें तो कोई भी सैनिक नहीं था भारतीय, और ना ही ये भारतीय वायुसेना का विमान था, और ना ही इस विमान के ज़रिए कोई भी सामरिक सामग्री कहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में ले जाई जा रही थी। जब सारे विवरण उसको पता चला तो वो लगातार अपराध बोध के तले दबता गया और धीरे धीरे उसने अपनी सेना की नौकरी भी छोड़ दी और घर जाके बैठ गया। लेकिन वो अपराध से मुक्त नहीं हो पाया, अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाया। और जब अपराध बोध से मुक्ति नहीं मिली तो उसके लिए एक एक दिन गुजारना इतना मुश्किल हो गया, उसे लगा कि जब तक मैं इससे निवृत्त नहीं होता, इस अपराध बोध से मुक्त नहीं होता, तब तक मैं सामान्य ज़िंदगी में लौट ही नहीं पाऊंगा। मैंने क्या किया, इतने लोगों की जान ले ली, बेकसूर लोगों की, निरपराध लोगों की, जिनका कोई दोष नहीं था। और उसने सबसे पहले पता करवाया उस विमान का पायलट कौन था, पायलट का नाम, उसके घर का पता, सारा कुछ अपने उच्चायोग के माध्यम से उसने पता करवाया। और इस घटना के 46 वर्ष बाद
उसे लगा कि जब तक मैं मुक्ति इस अपराध बोध से नहीं पालूंगा, जब तक सेंस ऑफ गिल्ट मेरे अंदर से धुल नहीं जाएगी, मेरे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसने उस अपराध बोध से मुक्ति के लिए अपने पाकिस्तानी उच्चायोग, भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से आग्रह किया कि मुझे एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त पायलट का पूरा विवरण चाहिए, मेरी हेल्प करें मेरी। और उसने साथ में ये अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी कि उस विमान को मार गिराने में कुछ मुझसे भूल हुई थी आकलन की, और मैं उस आकलन की भूल के लिए मैं उस परिवार से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। जब उसकी देखा गया कि उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ है तो उच्चायोग ने भी सहायता की और आखिर में उसको पूरा विवरण मिल गया, फ़ोन नंबर तक मिल गया उस भारतीय पायलट का जो कि उसको उड़ा रहा था। और जहांगीर इंजीनियर की बेटी से उसने स्वयं बात की कि आप मुझे नहीं पहचान सकती कि मैं कौन हूँ, आपकी उम्र भी इस वक्त काफ़ी हो चुकी होगी और मैं तो बहुत बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ, लेकिन मैं एक सेंस ऑफ गिल्ट से, एक अपराध बोध से भरा हुआ इंसान हूँ जो आपके सामने क्षमा याचना करना चाहता है। और मैं लिखित रूप से क्षमा याचना आपको अलग से भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं इतना साहस जुटा सकूं कि मैं आपके सामने भी ये कबूल करूं कि आपके पिता के विमान को मार गिराने की गलती मुझसे हुई थी। मैं नहीं जानता था ये जो जहांगीर हैं ये कौन है, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि ये विमान में कौन कौन सवार थे, लेकिन जो भूलें मुझसे इसी घटना के बहाने से हुई, उन भूलों की जो एक धृष्टता थी, जो एक अमानवीय जो कृत्य था, उसके भूल से मैं अभी तक त्रस्त हूँ। मैं मानसिक रूप से एक प्रकार से अपना संतुलन खो बैठा हूँ और मुझे लगता है कि जब तक आप लोग मुझे क्षमा नहीं करेंगे मैं शांति से मर भी नहीं पाऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पत्र, लिखित रूप में उसने पत्र बाद में भेजा। पत्र का उत्तर जहांगीर भारतीय पायलट की बेटी ने दिया कि हमने आपका जो माफ़ीनामा इसको कबूल किया। इतने साफ मन से कोई भी बात कही जाए तो दूसरा पक्ष कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मन में एक मलाल है, और मलाल इस बात का है कि काश कि दोनों पक्षों के कुछ लोग ऐसे होते जो अपनी भूलों के लिए पश्चाताप करने का साहस जुटा पाते। अगर ऐसा होता तो हमारे बहुत सारे परिवार, बहुत सारे जहांगीरों के जो परिवार हैं वो भी रोने से बच जाते, और बहुत सारे कैस के जो परिवार हैं वो भी अपराध बोध से मुक्त हो जाते। अगर कहीं ये दोनों तरफ ऐसी बातें होती तो बहुत ही गज़ब की एक घटना के रूप में सामने आती। बहरहाल मैं आपकी बाकी ज़िंदगी के लिए अपने पिता की आत्मा की ओर से भी और अपने पूरे परिवार की ओर से शांतमय ज़िंदगी की कामना करती हूँ। और मेरी ये इच्छा है कि जब भी आप आएँ, कभी भारत में आना हो, तो आप हमारे घर के मेहमान बने। और मित्रों, इस घटना ने जहांगीर की जो मृत्यु का जो सदमा जो उस पाकिस्तानी एयर फोर्स के अधिकारी कैस पर जो सवार था, उस सारे के सारे घटनाक्रम ने उस सारे पश्चाताप को, उस सारे जो एक अपराध बोध था उसको धो डाला। और उसने महसूस किया कि मैं पहली बार ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे एक अपराध से मुक्ति मिली है और मैं अब बड़े चैन से अपनी आखिरी सांसें ले पाऊँगा। और मित्रों, ऐसी संवेदनशीलता की घटना का जिक्र एक बार पहले भी आया था, उसे एक बार इसके साथ जोड़ कर देख लेना चाहिए। वो घटना जो है वो दिवंगत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के बारे में है। अरुण खेत्रपाल को वीरता के उपलक्ष्य में सम्मान भी मिला था, राष्ट्रीय सम्मान से उसको विभूषित किया गया था। और उसके पिता ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल जो हैं वो भी सेना में रहे थे, और उनका ये एक संस्मरण है छोटा सा, जो इसके साथ, इस कहानी के साथ, इस सत्य कथा के साथ जोड़ कर देखें तो हमें पता चलेगा कि जहाँ वर्दी होती है, जहाँ बंदूक हाथ में होती है, जहाँ राइफ़ल हाथ में होती है, जहाँ स्टेन गन होती है, वहाँ संवेदनाएँ भी साथ साथ होती हैं। ब्रिगेडियर खेत्रपाल अब बेटे के गम को भुला चुके थे, बेटे को नहीं भुला पाए।
लेकिन उनके मन में ये आया कि अब जीवन के अंतिम क्षण हैं और वो चाहते थे कि उनकी जन्मभूमि सरगोधा जो पाकिस्तान में है, एक बार वहाँ जाकर अपनी जन्मभूमि के दर्शन कर आएं आखिरी सांस लेने से पहले। उन्होंने अपना पूरा परिचय देते हुए पाकिस्तानी दूतावास से, उच्चायोग से संपर्क किया वीज़ा के लिए, और प्रतिरक्षा मंत्रालय से भी अनुमति मांगी। उन्हें दोनों जगह से अनुमति मिल गई कि आप वहाँ सरगोधा जा सकते हैं, और आपके लिए हम प्रयास करेंगे कि कोई विशेष अधिकारी विमान नियुक्त किया जाए जो आपकी देख रेख करे और आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे। अब मित्रों, हुआ यह कि जब वो उतरे लाहौर के एयरपोर्ट पर, तो उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए एक और रिटायर्ड पाकिस्तानी सेना अधिकारी खड़ा था, और उन्हें पता चला, उसने सेना अधिकारी ने बताया कि मैंने अपनी जो ड्यूटी है आपके लिए, आपके प्रोटोकॉल्स को देखभाल करने के लिए, आपके प्रोटोकॉल्स की, आपके अतिथि सत्कार के लिए मैंने ये ड्यूटी स्वयं मांगी है, और मुझे खुशी होगी कि आप जितना भी वक्त यहाँ रहें आप मेरे मेहमान बन के रहें। और बड़े चाव से, बड़ी शिद्दत से, बड़े स्नेह के साथ वो उनको अपने घर ले गया, और घर जाकर उनकी खूब खिदमत की। और उसके बाद उसने कहा कि मैं स्वयं ही अपनी बड़ी गाड़ी से आपको सरगोधा तक भी ले जाऊंगा, और वहाँ से मैं आपको आपकी जन्मभूमि दिखाकर वापस लाऊंगा। सरगोधा की यात्रा हो गई, ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने कर ली, और उनको बड़े गदगद हुए कि ज़िंदगी में एक छोटी सी एक ख्वाहिश थी, वो मेरी पूरी हो गई। मुझे और क्या चाहिए, मैं शांति से अब अपनी आखिरी सांस ले पाऊँगा। जब भी मेरी ज़िंदगी समाप्ति की ओर होगी तो मुझे कम से कम ये मलाल नहीं होगा कि मैं अपनी मातृभूमि को देख ही नहीं पाया। और ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने जब अगली सुबह वापस लौटना था, तो उसी शाम को उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने कहा कि अब खाना खा लिया है, चलिए अब आखिरी कप कॉफ़ी का इकट्ठे पिए, और उसके बाद आप अपनी सुबह रवाना हो जाएंगे सफ़र पे, और मैं यहीं पर अपने मुल्क में अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी बसर करूँगा। रात को लॉन में बैठे हुए उस पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने कहा कि आप जा तो रहे हैं, सुबह मैं आपसे एक थोड़ा सा एक राज भी साझा करना चाहता हूँ। तो ब्रिगेडियर के लिए ये एक आश्चर्य था, और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है जो तुम साझा करना चाहते हो। उसने कहा कि साझी बात यह है कि जिस युद्ध में आपके बेटे ने वीरता दिखाई थी, मैं उसका गवाह था, और मैं आज आपके सामने नम आंखों से ये स्वीकार करता हूँ कि उस पर अंतिम गोली मैंने स्वयं चलाई थी। अब ब्रिगेडियर खेत्रपाल के लिए वो लम्हा ऐसा था कि वो उस व्यक्ति के मेहमान बने हैं जिस व्यक्ति की गोली से उनके अपने बेटे की जान गई थी। लेकिन एक फ़ौजी संस्कृति, एक आर्मी की कल्चर, उसका एक अद्वितीय नमूना आपके सामने आता है कि दोनों ही नम आंखों से आमने सामने बैठे थे। आखिर ब्रिगेडियर खेत्रपाल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, उस पाकिस्तानी ब्रिगेडियर का कंधा थपथपाया कि तुम भी फ़ौजी हो, मैं भी फ़ौजी हूँ, और हम सैनिकों को यही तो सिखाया जाता है। तुम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा था, दोनों ने शपथ ली हुई थी। मेरे बेटे ने अपने देश की रक्षा में अपने प्राण गंवाए, तुमने उसके जो प्राण लिए वो अपने देश की रक्षा में लिए, इसलिए तुम गुनाहगार नहीं हो। लेकिन एक घटना है जिसने मुझे अंदर तक हिलाया है, और उसने कहा कि आपको तो आज हिलाया है, मैं तो न जाने कब से इस बात के लिए हिला हुआ हूँ कि मैंने एक ऐसे सूरमा की जान ले ली जो सूरमा युद्ध भूमि में अपनी अद्भुत वीरता के कारण सदियों तक जाना जाएगा, और लोग उसको, सैनिक जो लोग हैं उसको याद करेंगे बड़े सम्मान के साथ। तो मित्रों, मैं कहने का मकसद ये है कि कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी आती हैं जो एक पूरी की पूरी कल्चर को, पूरी संस्कृति को डिपिक्ट करती हैं। और अगले दिन जब वो हवाई अड्डे से रवाना हुए तो उनके हाथ में 2 सूटकेस थे। ब्रिगेडियर खेत्रपाल के हाथ में जो दोनों सूटकेस उस पाकिस्तानी पूर्व सेना अधिकारी ने उनको सौंपे थे कि ये मेरी तरफ से उपहार हैं श्रीमती खेत्रपाल के लिए और आपके परिवार के लिए। और दोनों सूटकेसेस में इतने ज़्यादा उपहार थे कि उसमें कुल जो सांझी संस्कृति थी उसकी एक एक प्रतीक चिन्ह, उसका एक एक प्रतीक चिन्ह उसने उसमें डाला हुआ था। और जब वो दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे तो उनके हाथ में 2 सूटकेस थे। तो श्रीमती खेत्रपाल ने उनसे पूछा, इतने उपहार ख़रीद के ले आए? कहते ना, ये तुम्हारे बेटे ने भेजे। और मित्रों, यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये सत्य कथा है।
ऐसी सत्य कथाएं जीवन का जब आधार बनती हैं तो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद।